नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड व्यू के इस कार्यक्रम में। रात के बजे 9 तो मैं आपके सामने। दोस्तों, दिल्ली में आए भूकंप ने तहलका मचा दिया है। भूकंप तो आते हैं, पूरी दुनिया में आते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप तो नहीं था। मुश्किल से 4 साढ़े 4 के बीच में था। लेकिन 4 और साढ़े 4 के बीच की जो इंटेंसिटी है कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पर ये भूकंप थोड़ा अलग इसलिए था कि यहां पर इसका जो एपिसेंटर था वो यहां से कोई 500, 700, 800, 1000 किलोमीटर दूर नहीं था कि यहां पर दिल्ली एक दूर दराज का एरिया बन जाता और वहां पर ट्रेमर्स आते, यानी कि कंपन आते। यहां पर जो एपिसेंटर था वो दिल्ली के नीचे था बिल्कुल। और इसने बहुत बड़े बड़े भूकंप के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको चौंका दिया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका लगातार अपने मिलिट्री प्लेन्स के अंदर भारतीयों को बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़कर भेज रहा है, और हमारी सरकार, मोदी सरकार, हम भारतीयों को जलील होते हुए देख रही है कीड़े मकोड़ों की तरह, और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बल्कि ये कहा जाए तो मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने गुलामों की तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। एक खबर और भी है कि जहां पर पीयूष गोयल कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ एक एफटीए करने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक सुसाइडल मूव हो जाएगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका को लाइसेंस दे रहे हैं कि आप जो मर्जी चीज़ भारत में भेजें, और बिना ड्यूटी के, बिना कस्टम्स टैरिफ के। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कोई भी टैरिफ एक कंट्री या दूसरे कंट्री में नहीं लगाता है, तो सब कुछ ज़ीरो ड्यूटी पर रहती हैं। इससे किसी एक देश की एग्रीकल्चर या डेयरी प्रोडक्ट्स या कोई एक इंडस्ट्री या दो इंडस्ट्री या बहुत सारी इंडस्ट्री तबाह होने के कगार पर आ जाती हैं। ये है बहुत सारे मुख्य मुद्दे जिस पर बात करने जा रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड किया है आपके सामने पेश करने के लिए। सबसे पहले हम आज बात करेंगे दिल्ली में आए हुए भूकंप की। भूकंप तो आते ही रहते हैं दुनिया में, हर जगह। आप कोई ना कोई अगर न्यूज़पेपर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको छोटा 2.5, 3, 4 की कैपेसिटी का भूकंप हफ्ते में 1-2 आपको मिल जाएंगे। समुद्र के नीचे भी भूकंप आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि भारत में जो बड़े भूकंप आए हैं उसमें उत्तराखंड में, या फिर दक्षिण महाद्वीप के अंदर जो हमारे साउथ एशिया है वहाँ पर हमने नेपाल के अंदर देखा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर हमने भूकंप को देखा है। कहीं ना कहीं उत्तर भारत जो दिल्ली साइड का एरिया है अभी तक उससे बचा रहा है। हालांकि जितने भी भारत के बड़े या दुनिया के बड़े भूकंप के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़े भूकंप से ज़्यादा दूर नहीं है, और ये भूकंप हिमालय रीजन से निकलेगा और दिल्ली को तबाह कर सकता है या दिल्ली के आसपास एरियाज को तबाह कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि धरती हमेशा आपको चौंकाती है और आपको मजबूर करती है कि आप अपनी थ्योरीज को चेंज करें। बस इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है। इस बार जो दिल्ली में भूकंप आया और जिसने दिल्ली को कंपा के रख दिया, और उसके आसपास के बहुत सारे शहर हों जिसमें मेरठ हो, हापुड़ हो, आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, फरीदाबाद हो, इवन चंडीगढ़ तक, इन शहरों को एक किस्म से कहा जाए तो कंपन का सामना करना पड़ा, और बड़े कंपन का सामना करना पड़ा। उसका एक बहुत बड़ा कारण कि इस भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली से कोई 300, 400, 600 किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि दिल्ली के नीचे था बिल्कुल। अब ऐसे में वो करीब करीब 4.2, 4.3 का जो भूकंप था इसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये धरती की सतह से करीब 5 किलोमीटर नीचे दिल्ली शहर की वहाँ पर, तो ये अपने आप एक अनूठा सा एक भूकंप आया है जिसने पूरे के पूरे जो भूकंप के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जो मिथ हैं उसको तोड़ दिया है। यानी कि दिल्ली एक और ऐसे एपिसेंटर के ऊपर बैठा हुआ है
कि अगर ये भूकंप कहीं 5, 5.5 अगर 6 तक हो जाए तो पूरी की पूरी दिल्ली का विनाश कर सकता है। अब इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की जो नज़र घूमी है और वो कह रहे हैं कि इस सारे मसले को अब दोबारा से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम सोचते थे कि जितने भी एपी सेंटर्स हैं, यानी कि जहाँ से ओरिजिनेट होता है भूकंप, वो ले दे के सिर्फ हिमालय रीजन में हो सकते हैं। लेकिन पहली बार ये पाया कि दिल्ली के आसपास के जो नीचे के एरियाज़ हैं वो भी उतने ही खतरों से भरे हुए हैं जितने हिमालय के नीचे के रीजन्स हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धरती के नीचे से जो हमारे लिए वार्निंग्स निकल रही हैं वो शायद बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम उन्हें हो सकता है पढ़ने के लिए तैयार ना हो। लेकिन जितने भी भूगर्भ शास्त्री हैं या जिनको कि जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या दिल्ली वास्तव में ही एक ऐसे एपी सेंटर के ऊपर बैठी हुई है जहां पर एक छोटी सी और तीव्र गति की हलचल हुई तो एक किस्म से पूरी दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज कांपते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि बहुत बड़े जानोमाल नुकसान का भी हमें सामना करना पड़ जाए। इस संभावना से भी आज की तारीख में तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये एक पहली खबर थी हमारी आज की। अब हम आते हैं एक दूसरी खबर के ऊपर कि अमेरिका से जो हमारे अवैध भारतीय अमेरिका के मिलिट्री प्लेन्स में लाए जा रहे हैं वहां पर कोई बदलाव नजर नहीं आया है, और फिर से हथकड़ियां और बेड़ियां, मीडिया ने तो उसको पूरा गायब कर दिया है, क्योंकि मीडिया अगर इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा तो मोदी सरकार की जो है क्या कहते हैं कि मजम्मत तो होगी, कंडेमनेशन भी होगा, और मीडिया उसको बचाने में लगा हुआ है कि तुम वहाँ जाते क्यों हो अवैध रूप से, तुमको ऐसे ही भेजा जाएगा, यही अमेरिका का कानून है। लेकिन एक कानून हमारा भी तो हो सकता है कि हम उनके मिलिट्री विमान को भारत में लैंड करने की परमिशन क्यों दें, किस अधिकार से दें। और फिर पंजाब को भी तो बदनाम किया जा रहा है कि बार बार पंजाब के अंदर क्यों ये सारे के सारे प्लेन लैंड कर रहे हैं और उन्हें लैंड करने की परमिशन क्यों है। हम सीधा क्यों नहीं कहते कि हम अपने प्लेन भेजेंगे, जैसे कोलंबिया ने भेजे, हॉन्डुरास ने भेजे, ग्वाटेमाला ने भेजे, मैक्सिको ने भेजे, और सम्मानपूर्वक अपने लोगों को बुलाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जलालत है कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को एक कीड़े मकोड़े की तरह उपयोग करने का, एक किस्म से कहा जाए तो अमेरिका को लाइसेंस दे दिया। तो ट्रंप साहब अब हिंदुस्तानियों को अपने जूते की नोक के नीचे कुचल कर जा रहे हैं, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठन जो ट्रोलर्स है चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर इनकी जगह पे कहीं कांग्रेस की सरकार होती और ऐसे हथकड़ियों और बीड़ियों के अंदर अगर भारतीयों को भेजा जाता तो कोहराम मच जाता था सड़कों पर, कोहराम। लेकिन शायद ये जलील लोग हैं सारे के सारे, जिनका कोई आत्मसम्मान तो है नहीं। दरअसल ये सारे वो लोग हैं जिनका आज़ादी से पहले भी आज़ादी की लड़ाई में कोई सहयोग नहीं था, तो गद्दार थे सारे के सारे, और आज की डेट में भी दक्षिणपंथी गद्दार के रूप में सामने आ रहे हैं कि वो देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जबकि आप वहाँ पर थे, मोदी वहाँ पर थे, बातचीत कर रहे थे ट्रंप से, और उधर भारतीयों को चेन्स में और बेड़ियों हथकड़ियों में फिर से हवाई जहाज में बिठाया जा रहा था, क्या आपको नहीं पता था? बिल्कुल पता था। अगर मोदी सरेंडर करने को तैयार हो गए हैं, सरेंडर कर चुके हैं, देखा जाए तो भारत गुलाम बन चुका है अमेरिकी गोरों का इस समय, और हमें जूते की नोक के नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह रखकर कुचला जा रहा है, तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। शायद ट्रंप हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो विश्व गुरु हो ना, ये तुम्हारी औकात है, और तुम्हें जूते की नोक पर रखता हूं, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है अल्टीमेटली। और मोदी उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी औकात क्या है, हमारी औकात कुछ नहीं है। दरअसल इतनी जलालत तो भारत ने कभी भी 77 सालों में फेस नहीं की थी। आप सोचिए, इंदिरा गांधी जब गई थी अमेरिका में तो कैसे उन्होंने निक्सन को मीटिंग के लिए इंतजार करवाया था, और जो बेइज्जती निक्सन ने उससे थोड़ा समय पहले इंदिरा गांधी की थी, उसका अच्छा खासा जवाब दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और 56 इंच के दिल में आपको लगता है कि कोई शेर का दिल है? दरअसल कुछ नहीं है कि ये इंदिरा गांधी के जैसे सामना कर नहीं सकते, उतना आत्मसम्मान तो बचा नहीं है उनके अंदर, तो ये क्या करेंगे अल्टीमेटली। ये सारी की सारी चीज़ें परेशान करने वाली हैं, पर क्या किसी को फिक्र है यहाँ पर? क्या कोई सोचता है इस बारे में कि हमें इतनी जलालत से लाया जा रहा है? 3 विमान तो आ चुके हैं और हर बार सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, लेकिन इन स्टोरीज को छुपाया जा रहा है।
जो भी लैंड हो रहे हैं, चाहे गुजरात के लोगों, उनको पुलिस वाले तुरंत पकड़ के ले जाते ताकि स्टोरी बाहर ना आ जाए कहीं पर, ताकि हमारे आका मोदी जी की जो इज्जत है उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आ जाए। पर हिस्ट्री में एक काले पन्ने के अंदर मोदी सरकार का नाम तो लिखा जाएगा, जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्मिता को, इज्जत को अमेरिका के हाथों बेच दिया और हमें ये कहने पर मजबूर किया कि हम आपके गुलाम हैं और आप हमें गुलामों की तरह और एक जानवरों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लाइसेंस टू किल जिसे क्या कहते हैं, हमने अमेरिका को दिया है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ पीयूष गोयल साहब कहते हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और अभी तक तो कोई बात ही नहीं थी इसके बारे में। अचानक से मोदी के विजिट के बारे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें शुरू हो गई और कहा कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसको फाइनलाइज कर देंगे। इतनी जल्दी क्या है भाई? इतनी जल्दी किस लिए भाई? किस बात के लिए जल्दी इतनी इस लेवल की? ये जो चीज़ें हो रही हैं कि फिर कहते हैं टुगेदर वी कैन ट्रांसफॉर्म ग्लोबल बिजनेस। पीयूष गोयल कहते हैं टुगेदर वी कैन ट्रांसफॉर्म ग्लोबल बिजनेस। जी हाँ, गुलामों का और उनके आका का यही तो रवैया होता है। वो आका हैं और हम गुलाम हैं, और सब मिलकर ही तो हम काम करेंगे ना। गुलाम हमेशा आकाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर आप सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को और सारे के सारे जो बाकी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल के हों या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हों, या फिर वो सारे एरिया जहाँ पर भारत की एक महारत है। भारत की महारत किस में है? वो सारी जो लेबर ओरिएंटेड जॉब हैं, चाहे टेक्सटाइल के हों, गारमेंट्स के हों, लेदर के हों, या कई छोटी छोटी जो कुटीर उद्योग होते हैं, या मीडियम या माइक्रो स्मॉल उद्योग होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं और वो उसको भेजते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें उसके अंदर मुश्किल से 5-10% का फ़ायदा होता है। अमेरिका एक चीज़ भेजता है, उसको 50% का फ़ायदा हो जाता है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहाँ पर हम पूरी करोड़ों लोग मेहनत करेंगे और उनको सामान भेजेंगे, लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं मिलेगी, ना ही हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। वो उसके मुकाबले पता लग रहा है कि एक जैसे क्या कहते हैं कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एनवीडिया का भेज देंगे और उसके 15-20 लाख रुपए हमसे चार्ज कर लेंगे, जिसमें कम से कम नहीं तो 15-20 लाख में 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट तो 10 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 1.5-2 करोड़ का माल बेचना पड़ेगा, तब आप उसको इस लेवल का जो लाभ है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो सारी की सारी ले देकर जो लो लेवल के लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं सिर्फ उनके साथ सीमित रह जाती है। लेकिन यहाँ परवाह किसको है? और इस बार ये बेशर्म लोग जितनी बीजेपी सरकार के रवैया, इसमें मोदी हों या फिर राजनाथ सिंह हो या साथ में विदेश मंत्री हो, निर्मला सीतारमन हो, पीयूष गोयल हो, ये परफेक्ट गुलामों की तरह बिहेव कर रहे हैं, परफेक्ट गुलामों की तरह कि अमेरिका के गुलाम बन के रहना है। और इनके चेहरे पे वो कनिंग स्माइल आ जाती है कि अपने देश को बर्बाद होते हुए देखते हैं। आप कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को अमेरिका के भारत में आते हुए अलाउ कर सकते हैं और भारत की डेयरी को बर्बाद कर सकते हैं? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की कीमत जो है भारत से आधी है। वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाहे मक्का है और कई चीज़ें हैं जो भारत में आएंगी, और भारत के जो किसान हैं उनके जो सो कॉल्ड प्रोड्यूस हैं उसको बर्बाद कर देंगी। इस बात की किसी को चिंता है क्या? लेकिन किसी को चिंता नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि अमेरिका को कैसे खुश किया जाए। अगर अमेरिका खुश हो जाएगा कि तो एक बात समझ लीजिएगा कि हम सारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर एक किस्म से क्या कह दिया, रहम कर दिया है। तो अब हम एक किस्म से कहा जाए तो रहमो करम वाली ज़िंदगी पर आ गए हैं, और ये रहमो करम वाली जो ज़िंदगी है ये अपने आप में शायद मेरे हिसाब से बहुत ही ज़िल्लत वाली और बहुत ही अपमानित करने वाली ज़िंदगी है। पर क्या किसी को परवाह है? क्या किसी को लगता है कि हम ये चीज़ें कर पाएंगे? क्या किसी को लगता है कि हम भारत की अस्मिता को बचाने का कुछ काम करें? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, एक बात तो पक्की है कि जिस ढंग से भारत ने सरेंडर किया है, चाहे वो क्या कहते हैं कि जो हॉस्टेजेस हैं उनके मामले में, जो इलीगल अवैध लोग हैं उनके मामले में हो, या किसी और देश में हो, जिस ढंग का सरेंडर है इंडिया का कि हम आपसे ज़्यादा तेल मंगाएंगे, हम आपसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर मंगाएंगे, हम आपसे ज़्यादा ट्रेड करेंगे, हम आपके अमेरिका की बनी जो महंगी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, हम आपकी चीज़ों के ऊपर ड्यूटी कम कर देंगे, हम आपकी शराब के ऊपर, वाइन्स के ऊपर अचानक से 150% से घटा के 50 से 100% ही ड्यूटी कर देंगे, ताकि लोग अमेरिकन विस्की पिएँ, अमेरिकन वाइन्स पिएँ।
तो आप तो उनके ऊपर कुर्बान होते चले जा रहे हैं। मुझे अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि इंडिया एक अमेरिका की कॉलोनी बनना चाहता है, और डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका कह बैठे कि भारत जो है अमेरिका का 51वां राज्य, 51वां राज्य है, और ये भी कहना शुरू कर दे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह ये हमारे गवर्नर मोदी हैं। कुछ उसी ढंग से जैसे कि वो जस्टिन ट्रूडो के लिए बात करते हैं, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, की ये हमारे गवर्नर हैं। तो एक किस्म से दूसरे को ह्यूमिलेट करना और उसको इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, ये उनका काम बन गया है। इन इन हालातों के अंदर मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती है कि मोदी के अंदर इतनी ताकत हो कि वो ट्रंप के सामने खड़ा हो। अब चाहे एफटीए का मामला हो, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला हो, या फिर कोई और मामला हो, लेकिन हम अमेरिका के सामने घुटने टेकते नज़र आ रहे हैं। और शायद हमारे अंदर वो दम ही नहीं बचा है कि हम उसके सामने कोलंबिया की तरह या होंडुरास की तरह या ग्वाटेमाला की तरह नज़रें मिलाकर उससे बात कर लें। हम विश्व गुरु तो बनते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उसका सामना कर सकें। दरअसल एक कायर सरकार से और आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, यही तो मुझे कहना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वर्ल्ड व्यू की पेशकश, और हमारे सब जाने पहचाने जो नाम मेरे सामने है, जो कि रिकॉर्डेड वर्जन है, तो वो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं आपका शुक्रिया तो अदा कर ही सकता हूँ। और आप हमेशा आते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप साथ देते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में हो सके तो छोटा छोटा आर्थिक सहयोग दीजिएगा, फाइनेंशियल हेल्प कीजिएगा। हमारे पास साधन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, ब्रांड सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपकी छोटी छोटी जो हमारी सपोर्ट हो सकती है, उस सपोर्ट की वजह से हमें हिम्मत मिलती है आपके सामने सच को पेश करने की प्रतिदिन। तो फिर अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तो मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। और थोड़ी देर में आप वर्ल्ड न्यूज़ को देखना मत भूलिएगा, वो भी तो आपके सामने आ रहा है नए नए विषयों को लेकर, और कोशिश तो करूँगा कि लिंक मैं नीचे दे दूँ उसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।